बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। गांव में जब जब कोई पंचायत बैठती है तो चौधरी का जो भी फैसला होता है वो सबको सुनना पड़ता है। भाई चौधरी ने जो फरमान सुना दिया, वो पत्थर की लकीर हो गया। कहते हैं जब चौधराहट के लिए दो पक्ष आमने सामने हो जाए तो छोटे मोटे प्यादों को बीच में नहीं बोलना चाहिए, शांति से अलग रहना चाहिए। इसी में उनकी भलाई है, क्योंकि अगर वो बोलेगा तो दो बड़े लोग जो आपस में बात कर रहे हैं या बहस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अपना मुद्दा छोड़ देंगे और पहले उसी को देखेंगे। यूक्रेन की हालत भी ठीक उसी छोटे बच्चे जैसी है जो दो बड़े चौधरी देशों के बीच फंस कर रह गया और एक बड़े शख्स ने उसे अपनी जकड़ में ले लिया, उसकी धुनाई कर रहा है। और जिस शख्स के पक्ष में या जिसकी बातों में आकर उसने बोला, वो सिर्फ दूर खड़ा होकर आंखें दिखा रहा है, हाथ नहीं चला रहा और कोई मदद नहीं कर रहा। खैर, दुनिया का चौधरी बनने की ये जंग कोई नई तो है नहीं, ये बहुत पुरानी है। इसकी शुरुआत होती है सन 1914 से, जब जर्मनी ने सर्बिया, फ्रांस, पोलैंड पर हमला बोला, खुद को सरताज दिखाने की कोशिश की। ऐसे में भला बाकी की सुपर पावर्स कहां शांत रहने वाली थी। उस समय ऐसा ही एक सुपर पावर था ब्रिटेन, जिसका भारत समेत 50 से ज्यादा देशों पर राज हुआ करता था। उसने फ्रांस, रूस, यूएस के साथ गुट बनाया, जर्मनी के मंसूबों पर पानी फेर दिया और अंत में 4 सालों के लंबे संघर्ष के बाद युद्ध समाप्त हुआ और दुनिया को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। फिर 1918 से लेकर 1932 तक विश्व में शांति रही, लेकिन अपमान का जो गुबार जर्मनी के अंदर युद्ध में हार के बाद भरा था, वो फैलता गया, विराट रूप लेता गया और हिटलर के रूप में जर्मनी को एक ऐसा शासक मिला जिसने फिर से जर्मन आशाओं को एक नई उड़ान दी। इटली, जापान का उसे साथ क्या मिला, फिर क्या था। 1939 आते आते जर्मनी विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन गया और उसने रूस पर धावा बोल दिया। पहले रूस, फिर फ्रांस और ब्रिटेन। जर्मनी अपनी ताकत के दम पर आंखें दिखाने लगा। ऐसे में उस आक्रांता को रोकने के लिए फिर से फ्रंट बना और मित्र राष्ट्रों अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस, चीन ने मिलकर पहले इटली और उसके बाद फिर जर्मनी को भी मात दे दी। उस युद्ध का अंत हुआ जापान पर परमाणु हमले के साथ और उस समय दुनिया ने पहली बार एक ऐसा विनाशकारी हथियार देखा जिसने पल भर में ही हिरोशिमा और नागासाकी को पूरी तरह से पलक झपकते ही तबाह कर दिया। और इसी के साथ अमेरिका विश्व की बन गया सबसे बड़ी शक्ति। वहीं स्टालिन के नेतृत्व वाला रूस, जिसने युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान झेला, वो अमेरिका की इस अदृश्य शक्ति से हक्का बक्का रह गया और इसने जन्म दिया रूस अमेरिका की दुश्मनी को। दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन, फ्रांस जैसी शक्तियां अस्त होती गई, जर्मनी, इटली, जापान तबाह हो गए और अंत में विश्व 2 धड़ों में बंट गया, एक अमेरिकी धड़ा और दूसरा रूसी धड़ा। युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र बनाया गया, जिसने 5 देशों को वीटो पावर थमा दी। वो 5 देश थे अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। बाकी के देशों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। लेकिन उसके बाद फिर साल आया 1947 का, भारत भी आजाद हो गया। फिर 1951 से लेकर 1991 तक का एक ऐसा दौर जिसे शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है, वो भी हमने देखा। अमेरिका के बाद 1950 के आसपास रूस ने भी परमाणु शक्ति हासिल कर ली। अमेरिका और रूस दोनों में चौधरी बनने की ऐसी होड़ चली कि दोनों देशों ने अपने अपने हितों के लिए कई देशों को तबाह करने में कोई गुरेज नहीं किया। जी हाँ, जैसे कि वियतनाम, कंबोडिया, इराक, अफगानिस्तान, फिलिस्तीन, लाहौर, कांगो और भी बहुत सारे देश। लेकिन 40 सालों के लंबे समय के बाद शीत युद्ध समाप्त हुआ और रूस कई टुकड़ों में बंट गया। यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसे देश बने और रूस की सुप्रीमेसी पर लगी एक बड़ी चोट। अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी पावर बनकर उभरा। खैर, 1991 को 30 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। पुतिन ने रूस की बागडोर को संभाला और उसके बाद फिर से देश के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का काम किया। वहीं इस दौरान चाइना ने भी अपनी शक्ति बढ़ाई। दुनिया का चौधरी बनने की होड़ में चाइना भी शामिल हो गया। 2010 से लेकर 2022 तक के अगर दौर को देखें, गौर करें, तो पहले अरब क्रांति, उसके बाद सीरिया, ईरान, अफगानिस्तान, यूक्रेन को लेकर अमेरिका रूस का वॉक युद्ध, यानी हालात शीत युद्ध जैसे ही बने हुए थे। ऊपर से चीन लगातार दक्षिण चीन सागर में अमेरिका को धमका रहा है। हांगकांग, ताइवान, तिब्बत को अपनी जागीर बता रहा है।
अमेरिका ने भी ताइवान को दर्जा दे दिया। यानी पिछले 10 साल से उपजे हालात साफ साफ इशारा कर रहे थे, बयां कर रहे थे कि ये स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है, भयंकर रूप साबित हो सकती है। और यूक्रेन पर रूस के हमले ने तो पूरे मामले में आग लगा दिया, यूं कहा जाए आग में घी डालने का काम किया। अब अमेरिका रूस और चीन को देख लेने की धमकी दे रहा है। यानी कि आज के समय में ये कहना गलत नहीं होगा कि दुनिया के 3 देश ऐसे हैं जो चौधरी बनने की जुगत में कुछ भी कर गुजरना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, अंजाम क्या होगा? और भी बहुत सारे गंभीर सवाल, मसलन पुतिन का यूक्रेन पर वार, अमेरिका कैसे करेगा पलटवार? जी हां, सबसे बड़ा सवाल, पुतिन यूक्रेन पर वार किए जा रहे हैं। अमेरिका पर सबकी निगाहें अब टिकी हुई, क्योंकि यूक्रेन कहीं ना कहीं अमेरिका के पीछे ही छिपकर इतनी हिम्मत दिखा रहा है, अमेरिका का साथ उसे। लेकिन वो अमेरिका कब और कैसे पलटवार करेगा, सबकी निगाहें टिकी हुई। जिनपिंग पुतिन साथ, बाइडेन को मिला क्या नाटो का हाथ, क्या नाटो उसके साथ है, उसका हाथ उसके साथ है चौधरी बनने की होड़? किसका जोर? रूस, अमेरिका, चीन, किसका बनेगा 21वीं सदी में सीन? पुतिन और चीन, क्या अमेरिकी वर्चस्व का हुआ क्लीन, या फिर यूक्रेन शुरुआत क्या अब आ गई है तीसरे विश्व युद्ध पर बात? आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल बना हुआ है, जल्दी से पैनल का मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ इस समय पूर्व राजनयिक सुरेश कुमार गोयल जी जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है माथुर साहब आपका। रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, आपका बहुत स्वागत है। और यूक्रेन से लौटी छात्रा निशा भी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है। आप सभी का सबसे पहले मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहला मेरा सवाल निशा आप ही के साथ होगा। आप यूक्रेन से लौटी हैं, वहां के क्या कुछ ताजा हालात हैं? आपने अपनी आंखों से क्या वहां मंजर देखा? क्या आपको उस समय महसूस हो रहा था, और वापस हिंदुस्तान आने के बाद क्या आप कहना चाहती हैं? सबसे पहला सवाल आप से निशा। सबसे पहले मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ जो भी मुझे आज देख रहे हैं। मैम, हम लोग एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे वहाँ जब वॉर शुरू हुई। हाँ। 24 तारीख को अर्ली मॉर्निंग जब हम लोग उठे सुबह सुबह, तो हम लोग इसी खबर से उठे कि अटैक कर दिया है रशिया ने हम लोगों पे। हाँ। बाहर निकलकर जब मैंने देखा तो लोग अपने सूटकेस लेके भाग में, कैश निकालने के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, दुकानों के बाहर लोगों ने भीड़ जमा कर रखी थी। और हमारे मन में सबसे पहला सवाल यही आया कि अब हम क्या करें, कैसे निकले यहाँ से। तब तक किसी भी देश ने हमारे लिए अपना बॉर्डर नहीं खोला था, और हमारी गवर्नमेंट के कहने पे बहुत जल्दी हमारे लिए 5-6 देशों ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए। उसके बाद जब हम लोगों को, मैं एकदम वेस्टर्न साइड ऑफ यूक्रेन में पढ़ती हूँ, लवीव जिस जगह का नाम है, वहाँ से पोलैंड का बॉर्डर खाली 70 किलोमीटर दूर है। हम लोगों को लगा 70 किलोमीटर दूर है, हमें फटाफट से गवर्नमेंट यहाँ से आके निकाल लेगी, क्योंकि हम लोगों के लिए बहुत पास पड़ता वो। हम लोगों को लगा था हमें 1 दिन में निकाल लिया जाएगा, पर जब 2 दिन बीत गए तो हमें समझ नहीं आया हम क्या करें। हमारे वहाँ पे डॉक्टर शुभम गौतम हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने एम्बेसी में भी बात करी हम लोगों के लिए, और उन्होंने उनसे जो बन पड़ता था वो किया। उन्होंने हमारे साथ के बच्चों को पोलैंड बॉर्डर भेजा, जो कि शैनी बॉर्डर था, वहां भेजा। पहले वो रावर उसका गए, फिर वहां से वो शैनी बॉर्डर के लिए निकले। पर शैनी बॉर्डर पे जब बच्चे पहुंचे तो वहां पे ये पता चला कि वहां पे इंडियंस को नहीं निकलने दे रहे हैं। हाँ, पोलैंड के बॉर्डर पे जो कि सबसे आसान होना चाहिए था, पोलैंड के बॉर्डर से निकलना। लेकिन क्या समस्या महसूस हुई, क्या प्रॉब्लम क्या हो रही थी वहाँ? मैम, वहाँ हम फंस गए थे। वहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो यूक्रेनियंस थे और सेल्फ अक्लेम्ड पुलिस थी, मतलब वो आर्मी ऑफिसर्स भी नहीं थे, वो पुलिस भी नहीं थी, पर वो जो यूक्रेनियन लोग थे वो हम लोगों से नाराज थे, या फिर कहा जाए कि वो हम लोगों को नहीं चाहते थे कि हम लोग पहले निकले। इसको ऐसे भी लिया जा सकता है कि शायद क्योंकि उन लोगों को कोई वीजा वर्क नहीं करना पड़ता, मे बी इसलिए भी उनको पहले निकाला जा रहा था। जो भी है वो मुझे नहीं पता कि उनको क्यों इतना प्रेफरेंस मिला कि पहले यूक्रेनियंस निकले। पर उन लोगों को पहले निकाला गया वहां से, उनको हम लोगों को वो लोग मारपीट करने लगे, और लड़कियों के साथ शोषण करने लगे, हरास किया, और क्या कहते हैं ऐसे भी लफ्ज बोले कि कहते हैं कि जब आपकी कंट्री हमें सपोर्ट नहीं कर रही तो हम लोग आपको क्यों सपोर्ट करें। पर उसी
उसी के साथ साथ वहाँ पे ऐसे यूक्रेनियंस भी मौजूद थे जिन्होंने हम जैसे बच्चों के लिए शेल्टर्स बनाए, हम लोगों को खाना दिया और हम लोगों को रात गुजार। वहाँ पे बाहर इतनी ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था और नॉर्मली हम लोगों के लिए रहना बहुत मुश्किल था। वहाँ पे बच्चे 3-3, 4-4 दिनों तक बैठे रहे, ये सोचते हुए कि अब हम कैसे यहाँ से बाहर करें। बॉर्डर के इतने नजदीक ना निकल पाना इतना मुश्किल था बच्चों के लिए हजम कर पाना कि हम लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है। फिर कैसे मदद आप लोगों तक पहुंची और आप लोग कितने लोग वहां पर फंसे हुए थे जो आपके साथ वापस हिंदुस्तान लौटे हैं? मैम एक्चुअली पूरा यूनिवर्सिटी में जितने भी बच्चे थे, कम से कम 500 बच्चे हम लोग थे, हम लोग सब वहीं पे थे। मेरे जूनियर्स भी थे जो अभी 2-2 महीने पहले ही वहां पहुंचे हैं। तो मैम हमें ये समझ नहीं आया कि हम क्या करें, क्योंकि हम लोग वापस अब हॉस्टल आ गए। हॉस्टल आके फिर डेली सायरन्स बजते थे, उनसे हम लोगों को डर लगता था, नीचे बंकरों में जाना पड़ता था और फिर बंकर्स में जब दूसरा सायरन बजता था तब ऊपर आकर फिर आराम कर फिर बंकरों में पड़ता था। तो हम लोगों ने खूब एम्बेसी को कॉल किया, हमें सहायता भी मिली। हम लोगों ने जैसे मेरे साथ मिसेस नेहा वर्मा जो कि बीजेपी की डिस्ट्रिक्ट कन्वेनर है, उनसे मैं बहुत टाइम तक जुड़ी रही। सोनू सूद सर जो हैं उनकी टीम से भी हमारा कांस्टेंट बातचीत थी। पर मैम ऑब्वियसली कोई हमारी वहां अंदर आके हेल्प नहीं कर सकता। जो भी कर सकते हैं वो बॉर्डर के बाहर कर सकते हैं, बॉर्डर के अंदर हमें हेल्प करने कोई नहीं आ सकता था। तो मैम हम लोगों को खुद ही अपने आप को वहां से निकालना था और हर किसी को अपना अलग तरीका ढूंढना था वहां से बाहर निकलने के लिए। यानी कि स्थिति बेहद विकट है वहां पर। निशा आप हमारे साथ बने रहे, हमारे साथ और भी खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। माथुर साहब, यानी कि 2 चौधरियों की इस जंग में निशा जैसे मासूम बच्चों को देखिए क्या कुछ देखना पड़ा, किस दहशत के माहौल से गुजरना पड़ा। एक एक सांसें उनकी भी और उनके पेरेंट्स की भी किस तरह से अटकी रही और अभी भी हालात ज्यादा कुछ खास है नहीं। ऐसे में किसकी गलती मानी जाए और इन मासूमों को क्यों भुगतना पड़े, चाहे वो हमारे देश के बच्चे हो या अन्य देशों के? युद्ध जब आता है हमेशा 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 विनाशील आता है। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, बिल्कुल तुमने सही, बिल्कुल 100% फैक्ट है कि युद्ध किसी चीज का समाधान नहीं है और युद्ध अपने साथ विनाश लाता है और उस विनाश से कोई अछूता नहीं रहता, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो चीजें हो, चाहे वो लोग हो, चाहे सिविलियंस हो, चाहे बच्चे हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, कोई इसे अछूता नहीं रहता। मैं निशा को पहले से तो मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वो बच्चा अपने घर पहुंच गया। वेलकम निशा, इट इज अ वेरी गुड फीलिंग दैट हमारे बच्चे हमारे साथ वापस आ रहे हैं। अब मैं, तुमने इतिहास की बात करी थी तो आई वांट टू टेक यू बैक, क्योंकि उस इतिहास जो तुमने बताया उसमें डायरेक्ट रिलेशनशिप जो आज हो रहा है उससे है। अब आपने कहा कि 18 में पहला युद्ध खत्म हुआ और 39 में दूसरा शुरू हो गया। उसकी वजह ये थी कि ये जो रूस, ये जो अमेरिका और ब्रिटेन और ये सब देश थे, इन लोगों ने जर्मनी को इतना त्रस्त किया, उसका डिसआर्मामेंट कर दिया, उसकी इतनी बेइज्जती करी कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और उस बेइज्जती की वजह से हिटलर जैसे आदमी कि एक गुड क्वालिटी, उसका जर्मन नेशनलिज्म की पैदाइश हुई और उस जर्मन नेशनलिज्म की वजह से उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू किया। तो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप आज है। आज भी जो रूस के साथ हुआ, सोवियत संघ जो था 1989-91 में, वो 1991 में डिसइंटेग्रेट हो गया। 1991 से लेकर के 2008 तक सोवियत रशिया ने कोई भी एक ऐसा कदम नहीं उठाया, कोई भी एक ऐसी इंडिकेशन नहीं दिया कि वो वेस्ट से या नाटो से या यूएस से कोई झगड़ा करना चाहता है या उसके ऊपर कोई दादागिरी, चौधराहट करना चाहता है। आप चौधरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई इंडिकेशन नहीं दिया, आप इतिहास उठा के देख लें। लेकिन जब जेम्स बेकर ने उनको प्रॉमिस किया था कि नाटो विल नॉट मूव एन इंच ईस्टवर्ड्स, बावजूद उसके तमाम कंट्रियां, 14 देशों को 2008 तक उन्होंने नाटो में शामिल कर लिया, उसके बावजूद रूस ने कुछ नहीं किया। ये समझने की बात है। फिर 2008 में अमेरिका महोदय ने, जो कि रिंग मास्टर हैं इस पूरे गेम के, उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन और जॉर्जिया भी जो हैं नाटो का हिस्सा बनेंगे। ये बात जो थी कि अब जो है नाटो, उनके हथियार, उनकी मिसाइलें बिल्कुल रूस के दरवाजे पे, क्या रूस के घर के अंदर आकर के लगने वाली थी। तब कहीं जाकर के रूस ने जॉर्जिया पे हमला किया, फिर 2014 में क्रिमिया को कब्जे में लिया और ये अब हो रहा है। तो ये तमाम बातें पूरे परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। ये तो बात हो गई इतिहास की। अब जो परिस्थिति आज उत्पन्न है, उस परिस्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है, इसमें मैंने बताऊं कि 2 डायरेक्ट फाइटर्स हैं। ये जो लड़ाई चल रही है
शिल्पा, 3 फ्रंट्स पे साइमल्टेनियस लड़ाई चल रही है। 3 टाइप्स। पहला है साइकोलॉजिकल फ्रंट या मीडिया फ्रंट, दूसरा है इकोनॉमिक या फाइनेंशियल फ्रंट, और तीसरा है ग्राउंड फ्रंट। तो जो साइकोलॉजिकल और मीडिया फ्रंट है उसमें ये वेस्ट और यूएसए और ये लोग यूएस रूस से कहीं ज्यादा आगे निकले हुए हैं। और जितनी भी खबरें आप लोग हमें दिखा रहे हैं और जो आ रही हैं वो खबरें लगभग एक तरफा हैं। और इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में अमेरिका और नाटो पूरी तरह से जीत चुका है। दूसरा है इकोनॉमिक वॉरफेयर। अब अमेरिका महोदय ये समझते हैं कि उन्होंने बहुत जबरदस्त सैंक्शंस रशिया पर लगा दिए हैं। रशिया पे सैंक्शंस लगा दिए हैं। रशिया बहुत ताकतवर और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत देश है। जब उस पे आप सैंक्शंस लगा रहे हैं, उस सैंक्शंस का उल्टा असर यूरोप के देशों पे हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है। आज की तारीख में फ्रांस और जर्मनी में फ्यूल की कीमतें दुगनी हो गई हैं। तो ये तमाम जितना रूस पे उसका असर होगा, उससे कहीं ज्यादा असर यूरोप में, यूरोप के छोटे आर्थिक देशों में और थर्ड वर्ल्ड के देशों में, भारत जैसे देश में। अब क्रूड की कीमत रिकॉर्ड हाई हो गई, सब जगह फर्क पड़ रहा है। तो ये बाइडेन साहब को लग रहा है कि उन्होंने रूस को इकोनॉमिक वॉर में हरा दिया। एक्चुअली उस इकोनॉमिक वॉर में यूरोप और थर्ड वर्ल्ड हार रहा है। कोई इसमें इन तीनों का कोई वो नहीं है। और जहां तक ग्राउंड वॉर का सवाल है, वो अभी का ज्वलंत प्रश्न है। और ग्राउंड वॉरफेयर में रूस जो है वो क्लियर कट विनर उभर के आया है। और वो अपनी एक प्लान के मुताबिक चल रहे हैं। और उस प्लान को जिस टाइम फ्रेम में उन्होंने करने का निश्चय किया था, उसी टाइम फ्रेम के अनुसार वो आगे चल रहा है। कुछ टैक्टिकल रिवर्सल्स। रूस का जो सब्र का बांध टूटा वो यूक्रेन की ही वजह से। चलिए ठीक है, विनोद दत्ता साहब, आप इससे कितना इत्तेफाक रख रहे हैं? जिस तरह के युद्ध के हालात आते जा रहे हैं, या जिस तरह के समीकरण बनते जा रहे हैं, देखिए कोई भी विश्व शक्ति हो, जब तक उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं होंगे कोई युद्ध नहीं होता। अगर आप आदिकाल से भी देखे जाएं तो जितने भी युद्ध हुए हैं उनका जो बैकड्रॉप है वो इकोनॉमिक ही रहा है। रही बात अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से दोबारा सोवियत संघ को एकदम मार्जिनलाइज करना शुरू कर दिया, जैसा भी जनरल साहब ने भी बताया था, और उन्होंने ये कहा था कि जर्मनी को इतना ह्यूमिलेट किया गया और उसका जो सबब था वही दूसरे विश्व युद्ध का एक कारण बना। और इसमें बिल्कुल ये बात साफ है कि रशिया को भी इस तरीके से मार्जिनलाइज किया। रूस ने कई चेतावनी अमेरिका को दी। रूस ने कई बार अमेरिका को आगाह किया कि आप ईस्टवर्ड न चलें, लेकिन जिस तरह की उसकी अमेरिकन आर्मर की जो शाइन है वो कम होती जा रही थी, उसका स्टेटस और स्टेचर दोनों कम होता जा रहा था, तो उसने धीरे धीरे ये सोचा कि मैं रशिया को मार्जिनलाइज कर दूंगा। लेकिन वो ये भूल गए कि पुतिन भी एक बड़े ही स्ट्रांग व्यक्तित्व के मालिक हैं और वो एक अखंड रूस का सपना भी साकार रखते हैं या वो नरिश करते हैं। और जिस तरह से उन्होंने अखंड रूस का सपना देखना शुरू किया और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया, देखिए जैसा जनरल साहब ने अभी बताया था कि पहले 2008 में जॉर्जिया, फिर क्राइमिया, फिर ये डॉनबास एरिया, और अब यूक्रेन उन्होंने लेके ऑलमोस्ट ले ही लिया है। इट इज अ मैटर ऑफ डेज। ठीक है। लेकिन अमेरिका देखिए वेट एंड वॉच की पॉलिसी में रहा है। वो एक हिंदी में कहावत है ना, निरपक होए देख तमाशा। तो अमेरिका तमाशा देख रहा है। अगर अमेरिका को चाहिए, वाला भी यही था, कहीं ना कहीं पीछे से जो बैक सपोर्ट करके यूक्रेन ने इतनी हिमाकत की कि आंखें दिखाई रूस को, और आज नतीजा देखिए खुद ही वो भुगत रहा है। सुरेश कुमार गोयल जी, यानी कि आग लगा दी और अब पर्दे के पीछे से बैठकर अमेरिका आराम से पूरा तमाशा होता हुआ देख रहा है। ये यूं कहा जाए दुनिया जलती हुई देख रहा है। और किया क्या, सिर्फ अनफ्रेंड कर दिया फेसबुक पर पुतिन को जो बाइडेन ने। तो सवाल क्या है जरा बताएं। आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका ने बोल चुके हैं? हाँ जी, अमेरिका ने जिस तरह से आग लगाई, दोनों देशों को भिड़वा दिया और अब पीछे से बैठकर आराम से ताली बजा रहा है, या फिर यूं कहा जाए ये विश्व युद्ध होता हुआ, ये विनाश होता हुआ वो चुपचाप बैठकर देख रहा है। ऐसे में ये पूरी दुनिया को, स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को किस तरफ आगे ले जाता हुआ?
देखिए, आज मैं कहीं और बात कर रहा था तो मुझसे ये सवाल ये करा गया था, कहा, और मैं उसी का मैं यहाँ पर दोबारा बोलना चाहूँगा कि आखिरकार जो भी युद्ध हो रहा है, चाहे ये तृतीय विश्व युद्ध बने या नहीं बने, इसमें फायदा किसको हो रहा है? यूक्रेन नष्ट हो रहा है एक तरह से, हो रहा है। और रूस को अपनी पूरी ताकत इसमें झोंकनी पड़ रही है। हाँ। रूस को अपनी सिक्योरिटी की चिंता है। हाँ। अमेरिका, जैसा कि आपने कहा कि यूक्रेन को चढ़ा करके वो परे हटके तालियां बजा रहा है, तमाशा देख रहा है। यूरोप को भी इसमें मालूम था कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं बन सकता है, तो फायदा कहाँ हो रहा है? और मैं छोटी सी बात कहूंगा कि फायदा हो रहा है उस डिफेंस इंडस्ट्री को जिसके थ्रू यूक्रेन को मटेरियल सप्लाईज हो रही हैं, नेटो के थ्रू, यूएसए से और बाकी देशों से। ये फायदा हो रहा है डिफेंस इंडस्ट्रीज को, जो तोपें, बम वगैरह उनको सप्लाई कर रहे हैं, फाइटर प्लेन सप्लाई कर रहे हैं। और किसी को कोई फायदा है? ऑयल के दाम बढ़ गए हैं, इकोनॉमी जो है वो बराबर नीचे जा रही है, रूबल के रेट घट गए हैं। और जो भी सैंक्शंस लगा रहे हैं, ये ना समझे कि सैंक्शन से खाली रूस पर असर पड़ेगा, सैंक्शन से पूरी वैश्विक इकोनॉमी पर असर पड़ना है ये। तो मैं ये कहूँगा कि अल्टीमेटली चाहे अमेरिका ताली बजा रहा हो, असली ताली बजा रहे हैं जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है यूएसए में और यूरोप में, जहां से ये प्लेन्स, तोपे वगैरह सप्लाई हो रही हैं। जी ठीक है संजीव श्रीवास्तव जी, ऐसे में यानी कि एक तीर से दो निशाना साधने की यहाँ पर अमेरिका की तरफ से कोशिश हो रही है। एक तरफ तो रशिया को नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ ये जो युद्ध हो रहा है और युद्ध में जो हथियार सप्लाई अमेरिका की तरफ से, अमेरिका की इंडस्ट्रीज की तरफ से जो हो रही है, डिफेंस की तरफ से जो हो रही है, उसकी इकोनॉमी मजबूत होती हुई। जी जी, देखिए मैं एम्बेसडर गोयल से बिल्कुल सहमत हूँ। हाँ। सबसे बड़ा जो फायदा इस पूरे युद्ध का हो रहा है वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स को हो रहा है। आम जनता इसमें पिस रही है, चाहे वो यूक्रेन की जनता हो, आगे रशिया की जनता को भी जो सैंक्शंस लगे हैं उसका भी खामियाजा भुगतना होगा। यूरोप के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप जानते हैं यूरोप में जो नेचुरल गैस के जो दाम है वो 20% बढ़ चुके हैं। अगर जनवरी 2021 से और नेचुरल गैस के दामों की तुलना अभी से करें तो 6 गुना वृद्धि हो चुकी है वहाँ के दामों में। यूरोप भी इससे प्रभावित है। तो जो सबसे बड़ा जो फायदा है, बिल्कुल सही कहा एम्बेसडर गोयल ने कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ही इसका सबसे बड़ा फायदा उठा रहा है, वही तालियां बजा रहा है और जो आम जनता पिस रही है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। और जहां तक इस पूरी जो समस्या है जो ये खड़ी हुई है, जिस तरीके से नेटो के एक्सपेंशन को लेकर के जो एक विवाद खड़ा हुआ, मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा असेसमेंट है कि ये जो समस्या है इसको डिफरेंटली हैंडल किया जाना चाहिए था। ये जिस तरीके से रशिया ने इसको एड्रेस करने की कोशिश की है, वो एड्रेस करने का तरीका मेरे विचार से उचित नहीं है। ये आपको मैं एक ही तर्क देता हूँ कि 1949 में जो नेटो बना था वो सोवियत यूनियन के थ्रेट को ध्यान में रखते हुए नेटो अस्तित्व में आया था। और जब रशिया ने उस समय के सोवियत यूनियन ने देखा कि ये नेटो जो है एक बड़ा अलायंस, मिलिट्री अलायंस, ट्रांस अटलांटिक अलायंस बन के सामने आया है, तो उसने फिर वार्सो पैक्ट बनाया। और वर्तमान समय में भी इसी तरीके का तर्क लेते हुए राष्ट्रपति पुतिन एक ऐसा रास्ता चुन सकते थे कि जो कि विनाश का नहीं, जो एक सकारात्मक होता, वो एक नए अलायंस को फॉर्म कर सकते थे। एक जैसा वार्सो पैक्ट उन्होंने समाप्त कर दिया था, उसको फिर से रिवाइव कर लेते। चाइना के साथ आप हाथ मिलाइए, जो अन्य जो आपके जो अलायंस और पार्टनर्स हो सकते हैं उनके माध्यम से एक नया अपना संगठन खड़ा कीजिए और फिर जो है आप नेटो को चैलेंज कीजिए किसी एक। और दूसरा ये भी मैं कहूंगा कि ये शीत युद्ध का समय नहीं है, ये हम 21वीं सदी के तीसरे दशक में रह रहे हैं। यूक्रेन एक संप्रभु राष्ट्र है, स्वतंत्र विदेश नीति को स्वयं से निर्धारित करने का जो उसका अधिकार है उसका सम्मान होना चाहिए। जो विश्व में जो व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनी, उसमें जो भी राष्ट्र हुए उसका सम्मान होना चाहिए। लेकिन ऐसे में फिर सुरेश कुमार गोयल जी, हाँ बोलिए सर, प्लीज टेक योर टाइम, बोलिए। एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। जी देखिए, मेरा ये सिर्फ कहना है कि जो भी विवाद के बिंदु हैं, जो भी आपके सिक्योरिटी डिलेमास हैं, उसको आप निगोशिएटिंग टेबल पर बातचीत करके हल कर सकते थे। नहीं कर पा रहे हैं तो एक अलायंस सिस्टम बनाइए, अपनी पार्टनरशिप डेवलप कीजिए, अपनी पुरानी विरोधी को एस्टेब्लिश कीजिए। चाइना से जाकर के आप मिलिए, कौन रोकता है? लेकिन ये एक राष्ट्र के ऊपर हमला कर देना, वहाँ के निर्दोष लोगों के ऊपर मिसाइलें डालना, एग्जैक्टली मेरा अगला सवाल यही है। और माथुर साहब, मैं आपके पास आऊं उससे पहले गोयल जी आपसे मैं सवाल का जवाब लेना चाहूंगी कि
बातचीत के टेबल पर, नेगोशिएशन टेबल पर बैठकर बात हो सकती थी, कोई समाधान निकाला जा सकता था या फिर चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता था। लेकिन इस तरह से जिद पकड़ लेना और उसके बाद फिर रशिया से पंगा ले लेना, और आज देखिए तीसरे विश्व युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न होती हुई, निशा जैसे तमाम छात्रों के बारे में 1% नहीं सोचा यूक्रेन ने। ये यूक्रेन के सोचने वाली बात नहीं थी मेरे ख्याल है, क्योंकि यूक्रेन को पीछे से जो बढ़ावा मिल रहा था लगातार यूरोप से और यूएसए से, उसको जो कि भाई आप रशिया से लड़िए, हम आपके साथ हैं, ये उन्होंने आके देखा कि देखिए साथ में है लेकिन हमारी फौजें नहीं आएंगी। बिल्कुल। तो ये, और जहां तक नेटो की बात है, आप देखिए कि जब 1991 में वॉर्सो पैक्ट खत्म हो गया, तब भी ये बात हुई थी कि नेटो को रहने की औचित्य क्या है, और अगर नेटो को रहना है तो नेटो को रशिया के बॉर्डर तक नहीं बढ़ना चाहिए। और ये बात मान भी ली गई थी कि रशिया आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन सारा उल्टा हो रहा है ये। तो ये झगड़ा तो कभी ना कभी उत्पन्न होना ही था और अब ये हो ही गया है। लेकिन आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। निशा ने अभी बताया हमें कि किस तरह के वहां पर हालात बने हुए थे। ऐसे में सर अब युद्ध तो चल रहा है, कई दिन बीत चुके हैं, चारों तरफ तबाही का मंजर हम यूक्रेन में तस्वीरों के जरिए देख भी रहे हैं। वहां से जो तमाम छात्र हिंदुस्तान वापस लौट रहे हैं वो भी अपनी जुबानी बता रहे हैं। ऐसे में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सबकी निगाहें जिस पर टिकी हुई वो ये कि अब अमेरिका क्या करेगा। क्या युद्ध को लंबा खींचने देगा या किस पॉइंट पर आकर वो इंटरवीन करेगा, और क्या कदम है वो उठा सकता है, क्या कुछ है, क्या लग रहा है सर? तो वो अब तक ले चुका होता। और जिस तरह से अमेरिका तमाशा देख रहा है, और अमेरिका ने एक अपनी ऐसी छवि बना ली है विश्व में कि वो केवल एक अपनी जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसका बढ़ावा देने के लिए ही वो वहां या वहां वो उसको फर्दर करने के लिए या इसके इकोनॉमिक गेन्स के लिए वो बैठा हुआ है। तो विश्व समुदाय इस चीज को समझ चुका है। और अगर देखिए इंटरवीन करना होता तो आप मुझे बताइए, लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस की जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं वो कब काम आएंगी? क्या वो केवल अफ्रीका के लिए है? क्या वो इन देशों के लिए नहीं है? क्या उनका मैंडेट पीस एनफोर्समेंट नहीं है? क्या सारा ये लोड विश्व स्तर पे नहीं लेना चाहिए? क्या अमेरिका का ये मानना ठीक है कि भाई उसने 975 बिलियन डॉलर अफगानिस्तान में गवाए, तो क्या उसे नहीं चाहिए कि इतने यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर्स हैं वो अपनी अपनी सेनाएं भेजें और वहां पीस एनफोर्स करें? क्या मानवता को बचाने का अधिकार नहीं था? तो ये सब चीजों का आप जवाब देखिए, जैसा जनरल साहब ने अभी कहा था कि भाई उनकी जो डिफेंस इंडस्ट्री है केवल वही उनका मुद्दा है। ट्रंप देखिए एक बिजनेसमैन टर्न्ड पॉलिटिशियन थे, तो उन्होंने उसको खूब बखूबी निभाया। 30 बिलियन डॉलर का वो पैकेज भारत से लेके चले गए। तो वो यही चाहते हैं कि ये जो विश्व इसी तरह इम्बैलेंस रहे, इसी तरह अस्थिर रहे, और उनकी जो दुकान है वो आगे बढ़ती रहे, वो चलती रहे, क्योंकि डिफेंस देखिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो नहीं होगा तो फिर अमेरिका से हथियार खरीदेगा कौन? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आपने यहाँ पर रेज करते हुए विनोद दत्ता साहब। ऐसे में सुरेश कुमार गोयल जी, जिस चीज का जिक्र यहाँ पर दत्ता साहब ने किया कि भाई यूएन की पीस कीपिंग फोर्सेस कहाँ हैं, वो क्या सिर्फ अफ्रीका के लिए है? वो एक्टिव मोड में क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि आखिरकार आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो इस युद्ध का अंत करना होगा, इससे पहले कि पूरी दुनिया खत्म हो, या न्यूक्लियर वॉर जिसकी धमकी महज अभी दी जा रही है वो सच साबित हो जाए। देखिए, मैं थोड़ा सा पहले तो एक जो यूएन की प्रोसेस है उसके बारे में जिक्र करना चाहूँगा। बिल्कुल सर। एक तो यूएन के पास में कोई स्टैंडिंग फोर्स नहीं है, जैसे हिंदुस्तान की फौज है या यूके की फौज है या अमेरिकन फौजें हैं। यूनाइटेड नेशंस की अपनी फौज कोई नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के जो पीस कीपिंग ट्रूप्स हैं या पीस एनफोर्समेंट के लिए जब जाते हैं ट्रूप, वो पहले जो ऑपरेशन है पीस कीपिंग ऑपरेशन या पीस एनफोर्समेंट अंडर चैप्टर 7, वो पहले सिक्योरिटी काउंसिल उसको अप्रूव करती है। उसको अप्रूव करने के बाद में यूनाइटेड नेशंस जितनी मेंबर कंट्रीज है सबको मैसेज भेजता है कि भाई ये एक
ऑपरेशन चालू करना है, इसमें आप ट्रूप्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है कहना कि भाई खाली अफ्रीका के लिए या उसके लिए है। ये सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर डिपेंड करता है, और ये जाहिर सी बात है कि अगर रशिया मेंबर है, चीन मेंबर है, तो यहाँ पर ये पीस कीपिंग ऑपरेशन या पीस एनफोर्समेंट ऑपरेशन बनना बहुत एक तरह से नामुमकिन है। ये ठीक है। मैं दूसरी एक छोटी सी बात और कहूंगा कि आपने पहले सवाल किया था कि इसका अंत कहाँ होगा। मैं ये कहूंगा कि 1991 में जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए उसके, उसमें एक चीज नहीं हुई कि सोवियत यूनियन के टुकड़े होने के बाद में यूरोप का एक जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर होना चाहिए वो क्या होगा, ताकि उसमें सारे देश अपने आप को महफूज रखें। देखिए, पहले जो वार्सो पैक्ट और नेटो एक बड़ा अनस्टेबल सा इक्विलिब्रियम था, बैलेंस दोनों ग्रुप के बीच में, ताकि एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं हो। अगर एक खत्म हो गया तो दूसरा हमला करने की स्थिति में आ गया था। वो हमला कैसा रोका जाए। लेकिन ये जो कॉमन एक यूरोपियन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर बनना चाहिए था, वो उस टाइम पर नहीं बना। और मुझे आशा यही है कि जो अब ये जो खत्म होगा, इसकी 2 फेजेज होंगी। पहले युद्ध खत्म होगा, उसके बाद में बातचीत होगी, और बातचीत में यूरोप, यूएसए वगैरह सब सामने आएंगे, ताकि यूरोप का एक जो कॉमन सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए उसके बारे में जिक्र होगा। ठीक है, दत्ता साहब कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए सर। मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, मुझे मालूम है, मैंने खुद यूएन पीस कीपिंग उसमें ऑपरेशंस में भाग लिया है, मैं गोयल साहब की बात से सहमत हूं। लेकिन हम देखिए, यूक्रेन युद्ध को डिस्कस कर रहे हैं, 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत नहीं कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कितनी देर लगती है यूनाइटेड नेशंस को सिक्योरिटी काउंसिल में ये मैंडेट। इससे बड़ी कोई विभीषिका है आज दुनिया में? इससे बड़ा कोई मानव उनका हनन हो रहा है, लोग मर रहे हैं। देखिए, जिस पे बीत रही है उससे आप पूछिए कितने लोग, देखिए, चाहे देश जले, चाहे जातियां जलें, चाहे लोग जलें, सियासी कुर्सियां हमेशा मुस्कुराती हैं। तो आप मुझे बताइए, आज भी अगर अमेरिका इस तरह की बात करता है कि हम परसों G7 की मीटिंग करेंगे, हम उस दिन मीटिंग करेंगे, अरे आजकल आपके पास इतने संसाधन है कि आपको एकदम हॉटलाइन पे उठा के बात करनी चाहिए। वर्ल्ड समुदाय जब इकट्ठा हो रहा है, क्या हम केवल डिबेट्स के लिए है? क्या सिक्योरिटी, आप मुझे बताइए, देखिए, विच कंट्री इज नॉट गोइंग टू कंट्रीब्यूट? इंडिया केवल 1 लाख ट्रुप्स देता है। तो आप जब इस तरह की गुहार लगाएंगे, क्योंकि आज देखिए ये आग यूक्रेन में लगी है, यूएन तो कर सकता है अगर चाहे तो। ठीक है, संजीव श्रीवास्तव जी, आपका क्या मत है इस पे सर, और वो किस हद तक इफेक्टिव हो सकता है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, मैं एम्बेसडर गोयल से बिल्कुल सहमत हूं कि अभी भी यूनाइटेड नेशंस के पास ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है कि जहां पर कि वो किसी भी तरीके के कम्बैट सिचुएशन में ऐसा कोई रोल प्ले कर सके कि जिसमें कि पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। पीस कीपिंग ऑपरेशंस जरूर किए जाते हैं, जैसा कि मेजर जनरल दत्ता भी उसमें शामिल रहे, अन्य ऑफिसर्स भी शामिल रहे होंगे, और वो जो ऑपरेशंस किए जाते हैं वो अवश्य निसंदेह सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल से ही हो सकते हैं। वहां पर जो सिक्योरिटी काउंसिल की लिमिटेशंस अभी आपको जिस तरह से अभी हाल के समय में ही दिखी कि सिक्योरिटी काउंसिल में जो एक रेजोल्यूशन था उसको एक रशिया जो कि हमलावर राष्ट्र है, एग्रेसर है, उसने ही वीटो कर दिया। फिर इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी यूएनजीए की, एक रेयर इमरजेंसी बैठक बुलानी पड़ी। तो जो यूनाइटेड नेशंस की जो अपनी लिमिटेशंस हैं वो आड़े आ रही हैं, और यूनाइटेड नेशंस आज अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पा रहा है। ये बात स्पष्ट रूप से संकट में भी दिखाई देती है, चाहे वो यूएन पीस कीपिंग का ही मुद्दा क्यों न हो। मुझे नहीं लगता कि यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस इस तरीके के जो लिमिटेशंस है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की और जो पूरे सिस्टम की, उसकी वजह से वो ठीक तरीके से इन्फोर्स हो सकते हैं। तो दत्ता साहब जरूर कह रहे हैं, ये बात मैं उनकी समझता हूँ, उनकी जो कंसर्न है बिल्कुल वाजिब है कि इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। लेकिन वो एक्शन आज इंटरनेशनल कम्युनिटी नहीं ले पा रही है, क्योंकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड नेशंस नामक है, इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। जब तक ये सुधार नहीं होते, मुझे नहीं लगता कि यूनाइटेड नेशंस इस तरीके का अपना कोई भी जो पूरा होता हुआ दिखाई ना दे तो फिर क्या फायदा। गोयल साहब, आपका छोटा सा इस पर रिएक्शन चाहूंगी, उसके बाद माथुर साहब मैं आप ही के पास आ रही हूँ फिर। जी देखिए, यूएन के सुधार एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। इसके ऊपर जब मैं यूनाइटेड नेशंस में था 1991 से 95 तक 30 साल तकरीबन हो रहे हैं। 30 साल से इसके ऊपर चर्चा चल रही है।
उसका कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। ठीक है। बहरहाल इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं, सही है गलत है क्या नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो नहीं है वो नहीं है, और जो होगा उसके बाद में तभी जो है प्रक्रिया आगे चलेगी। तो मैं इस टाइम पर एक लंबी बहस में ना पढ़ के मैं खाली ये कहूँगा कि अभी इस समय पर यूनाइटेड नेशंस के पास ऐसी पावर नहीं है कि वो किसी एक कंट्री के कहने पर या किसी कंट्री में यहाँ पर युद्ध, ठीक है सर, नहीं लगाने भी नहीं चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। माथुर साहब काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए माथुर साहब, दिस इज योर टाइम नाउ। देखिए मैं सिर्फ एक बात बताना चाह रहा हूं, क्योंकि हाँ। ये देखिए, आप यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, अफ्रीका की बात कर रहे हैं। हाँ। जब एक वीटो पावर से युक्त नेशन इसमें इन्वॉल्व है तो यूएनएससी में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। आप देख लें कि अभी जो रेजोल्यूशंस हुए हैं 14-1, 11-1, तो जब तक वीटो के पावर का सिस्टम है तो रूस जब तक नहीं चाहेगा लड़ाई बंद हो, या रूस जब तक नहीं चाहेगा कि ये यूएन फोर्सेस वहां जाएं, ये संभव नहीं है। यूनाइटेड नेशंस का जो सिस्टम है, गोयल साहब उन्होंने बिल्कुल मुझसे पूरी तरह सहमत हूं कि वीटो पावर है, रूस वीटो करेगा, रूस नहीं करेगा तो चीन कर देगा, ये कभी भी ये अप्रूवल नहीं हो सकता। ये बात पहली बात है। अब दूसरी बात ये है कि अब ये खत्म कब होगा? ये खत्म कब होगा जब रूस एक किसी विशेष पर्पस से इस युद्ध में आया है। देखिए, आप युद्ध में जब उन्होंने युद्ध शुरू किया, उनको मालूम था क्या क्या होने वाला है, सैंक्शंस होने वाले, सब कुछ उनको मालूम था। बावजूद उसके उन्होंने इस युद्ध को प्रारंभ किया। उनके 3-4 एम्स थे, और वो तीनों चारों एम्स जब तक वो नहीं पालेगा, रूस रुकने वाला नहीं है। आप ये बात समझ लें, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। डीमिलिटराइजेशन ऑफ यूक्रेन, मतलब डीमिलिटराइजेशन का मतलब ये नहीं है कि उनके जो अभी लोग हैं उनको समाप्त कर दो। डीमिलिटराइजेशन का मतलब है कि उनके अभी लड़ने की क्षमता को समाप्त करो, और उनके जो इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री, उसको इस प्रकार से ध्वस्त करो कि अगले 50 साल तक वो यूक्रेन किसी प्रकार की इस प्रकार की हिमाकत, इस शब्द का इस्तेमाल करूंगा मैं, हिमाकत ना कर सके। दूसरा एम है, वो कहते हैं जेनोसाइड हो रहा है, नाज़िफिकेशन हो रहा है, उसको रोकना, जिसके बारे में जो मामूली। तीसरा एम है कि किसी भी कीमत पे रूस यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं होने देगा। हाँ। जब तक आप रूस को गारंटी नहीं देते हैं कि वो यूक्रेन नाटो में नहीं जाएगा, कोई सवाल नहीं पैदा होता रूस का। और चौथी चीज ये है कि वो रिजीम चेंज चाहते हैं। जब तक ज़ेलेंस्की हैं तब तक ये कुछ नहीं होगा, कि रिजीम चेंज होनी चाहिए, रिजीम प्रो रशिया आनी चाहिए, फिर वो डिसाइड कर लें कि मैं नाटो में नहीं जाऊंगा, तभी कहीं जाकर के रूस इसको छोड़ेगा। ये बात आप मान लें। इस युद्ध का अंत ये समझने की बात है। तो जहां तक सवाल इसके अंत का है, उसके हाथों में बात है, और जब तक रूस का ये पर्पस कंप्लीट नहीं होगा, ये एम्स उसके अचीव नहीं होंगे, तब तक रूस रुकने वाला नहीं है। अंजाम फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो। लेकिन हमारा, आपका, हम सबका जो मेन कंसर्न है वो है वहां रह रहे मासूम लोगों के बारे में, उनकी जान पर जो बन रही है। क्योंकि एक मिसाइल अटैक के बाद वहां पर चारों तरफ जो चीख पुकार सुनने को मिलती है, लोगों की जो लाशें देखने को मिलती है, वो कहीं ना कहीं आत्मा को अंदर तक झकझोर के चली जाती है। निशा हमारे साथ यूक्रेन से लौटी छात्रा लगातार जुड़ी हुई है। निशा, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, आपने वहां पर क्या कुछ फेस किया, आपने बताया, अपनी जुबानी आपने बताया, क्या कुछ आपके सामने वहां पर ऐसे चैलेंजेस थे जिनको जब आपको लगा कि ये नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा होता तो शायद ऐसे हमें मदद पहुंच सकती थी और हम जल्द से जल्द घर वापस लौट सकते थे? क्योंकि अभी भी जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, हो सकता है आप कोई सुझाव देना चाहें और तमाम आला अधिकारियों तक वो बात पहुंचे तो उस पर वर्क किया जा सके। हाँ जी मैम, मैं बस ये कहूँगी कि हम लोग बच्चे हैं, हम लोग राजनीति नहीं समझते। हम जो चीज़ समझते हैं वो ये है कि हम लोग वहाँ डॉक्टर बनने गए हैं। हाँ। हम जान की कीमत समझते हैं। हाँ। हमें पता है कि लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये नहीं समझ आ रहा था कि क्यों कोई हमें वहां से निकालने नहीं आ रहा है। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया, एकदम वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन में रहती थी, पर फिर भी मेरे लिए बॉर्डर क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो गया था। एंड दैट वाज बिकॉज कोई हमारी हेल्प नहीं कर पा रहा था उस समय। ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं कर रही थी, कॉन्टिन्यूसली हमारी बातचीत चल रही थी गवर्नमेंट से कि हम लोग क्या करें, पर जो वहां पे ग्राउंड रियलिटी थी उसे कोई नहीं जानता था, हम स्टूडेंट्स के अलावा। हम लोगों को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए था ताकि हम लोग सेफली बॉर्डर क्रॉस कर सकें, क्योंकि हम बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फ्लाइट वगैरह से हम खुद वापस आ सकते थे। नरेंद्र मोदी जी और
तमाम गवर्नमेंट के सभी सहायकों ने हम लोगों के लिए बहुत इजीली वहां से वापस आना सुनिश्चित किया। पर लेकिन जैसे मेरे जो कुछ दोस्त थे वो कीव में और खारकीव जैसे शहरों में फंसे हुए थे, उनके लिए क्या, वो लोग बॉर्डर तक पहुंचना उनके लिए नामुमकिन था। कल जब इंडिया इतना बड़ा देश है, इंडिया की इतनी सुनी जाती है हर जगह, तो फिर जब इंडिया ने 8 घंटे के लिए युद्ध रुकवा दिया, तो क्या इंडिया एक ऐसी बस का या फिर ऐसे कोई ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट नहीं कर सकता था? महसूस हुई वहां पर कि ट्रांसपोर्टेशन अगर आप लोगों को मिल जाता तो शायद खुद से आप बॉर्डर क्रॉस करके पोलैंड, आप कह रही है कि हम पहुंच सकते थे, फिर वहां से हम खुद के पैसों से वापस हिंदुस्तान फ्लाइट बुक करके आ सकते थे। लेकिन ये भी पॉसिबल होता हुआ दिखाई नहीं दिया था। उसके बाद फिर कैसे आप लोगों तक मदद पहुंची? मैम, हम लोगों की कॉन्टिन्यूस बात चल रही थी लोगों से, और इधर उधर हम लोगों ने हर एम्बेसी में कॉल करा, हर एनजीओ से हम लोगों ने बात करी। सोनू सूद सर का जैसे मैंने अभी नाम लिया, उनसे भी हम कांस्टेंट टच में थे, पर उन्होंने भी हमें यही कहा कि आपको पहले बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। हेल्प नहीं कर पा रहा था। हाँ जी मैम, ग्राउंड पे कोई हमारी हेल्प नहीं कर पा रहा था। इवन अभी भी जो बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, मैं बस ये चाहती हूँ कि वो बाहर आए, क्योंकि हमारा खुद का फ्यूचर अभी खतरे में है। हमें नहीं पता हमारे फ्यूचर में क्या है, पर मेन इंपॉर्टेंट अभी हमारे लिए भी एज अ स्टूडेंट, एज अ को बैचमेट, हम लोगों के लिए, सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे जो दोस्त वहां फंसे हुए हैं, हमारे जैसे जो बच्चे वहां फंसे हुए हैं, वो वहां से बाहर निकल के आए। जान भी खतरे में, और जान के साथ साथ इनका भविष्य भी अब अधर में कहीं ना कहीं लटकता हुआ इन बच्चों को दिखाई दे रहा है। ऐसे में मैं आप सभी लोगों से जल्दी फाइनल कमेंट अब चाहूंगी। सुरेश कुमार गोयल जी, पूर्व राजनयिक हैं आप बेहतरीन तरीके से निशा जैसे तमाम बच्चों को आश्वस्त कर पाएंगे ऐसी विकट परिस्थिति में। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे सर आप, ताकि इनकी थोड़ी हिम्मत बंधे और इन्हें जो अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, अधर में लटका हुआ दिखाई दे रहा है, इनकी कुछ उम्मीदें बंधे? देखिए, मैं निशा की बात से पूरी तरह सहमत हूं और मेरे को सहानुभूति है। दरअसल दिक्कत यूक्रेन के अंदर ही है, और काश कि अगर कोई ऐसा इंतजाम हो सकता कि बसें हो जाती, कुछ होता जिससे कि हमारे जो छात्र हैं वहाँ पर बॉर्डर तक पहुँच पाते और बॉर्डर से निकल करके दूसरे देशों में पहुँच पाते, तो उसके बाद में दिक्कतें इतनी नहीं होती। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं अपने पुराने जो रहा हूँ, मिनिस्ट्री में डिप्लोमेट रहा हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा, अभी पहले भी करता रहा हूँ, कि इनकी जो ये एक जो विचार है ये कि क्या करना चाहिए, कि मैं मिनिस्ट्री तक पहुँचाऊँ, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं कंसर्न, उन तक पहुंचाऊं। पर अगर बच्चों क्या को हो सकता है करनी पड़ रही हो, तो उसे अवॉइड किया जा सके, उसका सॉल्यूशन निकाला जा सके। चलिए जाते जाते जल्दी से अनुज बहादुर साहब, 10 सेकंड आपके पास, फाइनल कमेंट आपका। मैं भी यही कह रहा हूँ कि किसी भी प्रकार से, अब जैसे भारत सरकार प्रयास कर रही है कि जो खार्किव और कीव में बच्चे फंसे हुए हैं उनको रूस के रास्ते लाया जा सके, तो ये तमाम प्रयास जारी हैं। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो इन लोगों को बॉर्डर पहुंचने में सहायता करे, ताकि उनको सुरक्षित भारतवर्ष में वापस लाया जा सके। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम उनको सुरक्षित भारतवर्ष में वापस लाएंगे। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि सद्बुद्धि दे दोनों पार्टीज को। हाँ बिल्कुल ठीक है, और ये जल्द से जल्द हो, ताकि इस युद्ध का जल्द से जल्द अंत हो इसको। ठीक है, विनोद दत्ता साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं तो यही कहूंगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। बिल्कुल। संजीव श्रीवास्तव जी, फाइनल कमेंट आपका। जी देखिए, मैं यही कहूंगा कि रशिया को यदि यूक्रेन में उसके मंसूबों में सफलता मिलती है, तो ये एक बेहद गलत उदाहरण प्रस्तुत होगा। चाइना इसका उदाहरण लेते हुए ताइवान के ऊपर खतरे पैदा कर सकता है। इसलिए पूरे विश्व को चाहिए कि संवाद के माध्यम से एक विश्व व्यवस्था का, एक रूल्स का, जो सॉवरेनिटी का, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करते हुए निगोशिएटिंग टेबल पर ये मुद्दा हल होना चाहिए, एक शांति की स्थापना होनी चाहिए। दूसरा, मैं बच्चों के लिए कहूंगा कि भारत सरकार के प्रयासों में भरोसा रखें। भारत का ट्रैक रिकॉर्ड इवैक्यूएशन के मामले में शानदार रहा है, तो थोड़ा इत्मीनान रखिए, भरोसा रखिए। जाते जाते निशा, फाइनल कमेंट आपका, क्या कहना चाहिए? मैम, बेशक गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, और हम सभी स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट्स के बिहाफ पे मैं कहूँगी, हम लोग सब शुक्रगुजार हैं उनके। लेकिन वही मैं अभी भी वही रिपीट करूंगी कि बाहर से हेल्प ना करके अंदर कुछ करा जाए तो हम लोगों को हेल्प होगी, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट होते हुए भी हम लोगों ने अपने लिए बसेस बुक करवाई हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो अंदर से बसेस बुक हो सकती हैं कि वो गवर्नमेंट बॉर्डर तक पहुंचा सके उन्हें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशली आपका निशा इस महत्वपूर्ण सुझाव के लिए। मुझे उम्मीद है ये सुझाव आला अधिकारियों तक जरूर पहुंचे और वो इस पर काम भी करें और ध्यान भी दें। कुल मिलाकर पूरी बात घूम फिर कर आ जाती है कि बातचीत के जरिए ही इस समस्या का समाधान हो सकता है, इस युद्ध पर विराम लगाया जा सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ और सिर्फ रशिया के हाथ में है। अब वो कब होगा, कैसे होगा, जब तक रशिया के अपने एम्स पूरे नहीं हो जाते वो तब तक मानने वाला नहीं है, और तब तक कहीं ऐसा ना हो यूक्रेन पूरी तरह से नेस्ता नाबूद ना हो जाए और कहीं अमेरिका भी अगर बीच में पड़ गया, उसके बाद तमाम देश भी इस अखाड़े में कूद गए, तो तीसरे विश्व युद्ध को फिर कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद क्या अंजाम होगा वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, और वो कितना भयानक होगा ये भी बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वहां तक पहुंचने से पहले ही किसी तरह से यहां इस युद्ध पर विराम लगाया जा सके, इस पर बात होनी चाहिए, और वो नेगोशिएशन टेबल पर ही संभव हो सकती है। इस पर ध्यान देना चाहिए। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.